हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 29 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दिल्ली में लॉन्च किए गए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसकी मुख्य जो विषय वस्तु है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, वह है पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल। ये एक शिशु कार्यक्रम है दोस्तों, शिशु कार्यक्रम है। और केंद्रीय विजन के रूप में इस कार्यक्रम का मुख्य विजन है कि पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल करना है शिशु को। जीवन के जो शुरुआती 3 वर्ष होते हैं बच्चे को शारीरिक विकास के लिए, पोषण और मस्तिष्क विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। इसके बाद लगभग 90% जो है विकास मस्तिष्क का 5 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है। तो पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल ये दिया गया है नारा। सतत विकास लक्ष्य जो SDG 3 है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। SDG 2 भूखमरी की समाप्ति से जुड़ा हुआ है, यानी ये पोषण से जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SDG 3 और SDG 2 ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये भूखमरी की समाप्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सेशल्स गणराज्य द्वारा PM नरेंद्र मोदी को अपने किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो उनके विजन महासागर और समुद्री सुरक्षा प्रयासों को रेखांकित करता है? तो दोस्तों, PM मोदी का 3 दिवसीय यात्रा थी सेशल्स के लिए, जहां पर इन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, जो सेशल्स का सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है सेशल्स का। और दोस्तों, ये 27 से 29 जून की जो है दौरा है, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो यहाँ के नेशनल असेंबली को संबोधित किए हैं। साथ ही साथ सेशल्स के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध बेहतर हुआ है और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें एक्सट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि भी सम्मिलित है। और देख लेते हैं फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने सेशल्स को PS लेस्पेवार नामक स्वदेशी निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल जो है सौंपा है, दिया है समुद्री सुरक्षा के लिए। और भारत दोस्तों सेशल्स के साथ ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत का जो तटीय क्षेत्र है लगभग 7,516 किलोमीटर है। अब तो शायद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करके 11,000 किलोमीटर के आसपास बढ़ गया है। तो विशाल तटीय क्षेत्र के किस तरह से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, उसमें सेशल्स हमारा प्रमुख सहयोगी साबित हो सकता है। साथ ही साथ जो ट्रेड रूट है और एनर्जी रूट है, उस पर ज़्यादा एंटी पायरेसी के खिलाफ सहयोग करने के लिए, और समुद्री डकैती हो गया या फिर समुद्री सुरक्षा, सी लाइन की सुरक्षा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी सेशल्स हमारा प्रमुख भागीदार बन सकता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है गुजरात में, ठीक है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल फैमिली ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा, जिसमें गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा से जुड़े जो लाभ मिलते हैं सरकार के द्वारा, उसकी सतत निगरानी किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व को बाघों के समस्त सफल पुनर्वास के 18 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है? तो दोस्तों, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें बाघों का जो है पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसका सफल 18 वर्ष यानी 2008 में शुरू किया गया था, और इसका सफल 18 वर्ष पूरा हो गया है। दोस्तों, 2004-05 के आसपास में इलीगल पोचिंग के कारण जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ बाघों की जो संख्या थी बहुत कम हो गई थी, यानी वो विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए थे। बाद में 2008 में रणथंभौर से यहाँ पे एयरलिफ्ट करके बाघों को स्थानांतरित किया गया। तब से दोस्तों यहाँ पे बाघों का बसेरा बढ़ने लगा, जनसंख्या उनकी बढ़ने लगी है, और दोबारा ये संरक्षित होकर इनकी जनसंख्या बेहतर बन चुकी है। बाघ संरक्षण का इतिहास दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू किया गया था 1973 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था बाघों को उसके आवास में उसके संरक्षित किया जाए, जो नेचुरल आवास है उनका।
फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का स्थापना किया गया 2006 में इसी अधिनियम के तहत। दोस्तों राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान के थोड़ा सा फिजिकल मैप के माध्यम से राजस्थान को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों राजस्थान को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जा सकता है। पहला है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, मुख्य रूप से अरावली रेंज। दूसरा है जो ईस्टर्न प्लेन है, जो पार्वती बेसिन के आसपास या हाड़ौती जंग के बेसिन के आसपास ये प्लेन जो है ईस्टर्न प्लेन, ये सब एरिया तो ईस्टर्न प्लेन में आएगा। और तीसरा है जो मिडिल लूनी प्लेन है ये, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार मरुस्थल। तो इन सब चीज़ों के बांट करके इसका अध्ययन किया जा सकता है दोस्तों। तो पहले शुरू करते हैं अरावली से। राजस्थान में जो प्रमुख पर्वत है अरावली रेंज है दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत है और इसकी जो प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था। और एक वलित पर्वत है जो आज अपने अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देता है। और इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के दिल्ली रीज तक, यानी 700-800 किलोमीटर के रेंज में इसका विस्तार है। इसमें आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सब क्षेत्र पड़ते हैं। और जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सर्वोच्च शिखर पूछा जाता है दोस्तों माउंट आबू इसका में गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। माउंट आबू में गुरु शिखर, देखिए ये माउंट आबू है, गुरु शिखर यहीं पे है, ये गुरु शिखर, यही इसका सर्वोच्च शिखर है अरावली का। 1722 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा है ईस्टर्न प्लेन दोस्तों। ईस्टर्न प्लेन में प्रमुख जो है ये चंबल और पार्वती बेसिन का जो क्षेत्र एरिया पड़ता है, ये मैदानी क्षेत्र है। और हरावती प्लेन है। तीसरा है दोस्तों लूनी बेसिन का क्षेत्र, ये दोस्तों लूनी नदी है। देखिए यहाँ पे लूनी नदी में सांभर लेक, और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से लूनी एक प्रमुख नदी है दोस्तों। ये अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है, यानी लूनी नदी यहाँ से निकलती है। गुजरात के जो कच्छ प्लेन है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण, उसमें ये अपना जल गिराती है। चौथा है दोस्तों ग्रेट डेजर्ट, यानी थार का मरुस्थल। ये सबसे अधिक घनी बसावट वाला दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है। ये सब अध्ययन किया जा सकता है। जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, लूनी नदी मैंने बता दिया, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सुकरी हो गई, इसके बाद बांडी हो गई, ये सब प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों मोही नदी पे दोस्तों ये कोंडाना रिजर्वायर, कोंडाना में किला भी है, ये स्थित है। साथ ही साथ तीसरा दोस्तों है वो है चंबल नदी। इस पे देखिए राणा प्रताप सागर झील जो है बांध बनाया गया है। इसके बाद गांधी सागर ये भी बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो प्रमुख बांध है। देखते हैं दोस्तों डिटेल से इसको। अरावली पर्वतमाला दोस्तों, इसका प्रमुख विस्तार मैंने बता दिया। सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखर। अरावली में जो प्रमुख दर्रे हैं वो गोरम घाट दर्रा और हल्दी घाटी दर्रा। मैप में दिखा सकता है गोरम घाट दर्रा, देखिए ये है गोरम घाट पास यहाँ पे, और हल्दी घाटी पास यहाँ पर स्थित है। हल्दी घाटी का इतिहास से जुड़ा हुआ है। अकबर और राणा प्रताप का यहीं पर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। थार का मरुस्थल दोस्तों, ये सबसे पश्चिम में स्थित शुष्क मरुस्थल है। लूनी बेसिन का मैदान, लूनी नदी के आसपास का जो मैदान है वो लूनी बेसिन मैदान से जाना जाता है। प्रमुख पठारी क्षेत्र में दोस्तों मेवाड़ और भर पठार है। इसके बाद कोटा और झालावाड़ का पठार। जो प्रमुख नदी तंत्र है, लूनी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सुकरी, जवाई, बांडी और सागी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चंबल नदी तंत्र दोस्तों, इसमें गांधी सागर और राणा प्रताप सागर मैंने बता दिया। चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं वो बनास हैं। माही नदी तंत्र दोस्तों, ये इस पे जो रिजर्वायर है वो है कडाना रिजर्वायर और माही जलाशय, 2 जलाशय इस पे स्थित हैं। साबरमती नदी दोस्तों, ये नदी दक्षिण पश्चिम निकलती है और गुजरात के धारोई जलाशय की ओर जाती है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, सतलज नदी से निकाला गया इंदिरा गांधी नहर, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सतलज नदी से ये इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है, जो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में दोस्तों ये कृषि के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ पे संकटग्रस्त साइबेरियन क्रेन का प्रवास होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, जो बाड़मेर का जैसलमेर का रीजन है दोस्तों, वो तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है, जहाँ पे उस राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखिएगा, इसको गोडावण भी कहा जाता है, इसका वास स्थल है। प्रमुख टाइगर रिजर्व में सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, रामगढ़ विषधारी, धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व हैं। खनिज में दोस्तों राजस्थान जो है सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम आदि में अग्रणी राज्य है। और भदला सोलर पार्क, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में भदला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सौर सोलर पार्क में से एक है ये। साथ ही साथ लिग्नाइट और तेल भंडार के लिए, तेल भंडार बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में तेल भंडार के लिए फेमस है। प्रमुख जो यहाँ पे तेल जो बेसिन है या कह सकते हैं तेल क्षेत्र है, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं राजस्थान के, जो एग्जाम में पूछा गया है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या प्रमुख तेल क्षेत्र हैं राजस्थान के। और लिग्नाइट के भंडार भी दोस्तों यहाँ पे स्थित हैं। तो राजस्थान के इतिहास और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए हम लोग। तो दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।